मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th विषय इतिहास 5वां चैप्टर चल रहा है। अब जो टॉपिक आज है वो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है 1857 की क्रांति। ठीक है, उसके कारण, उसके परिणाम, क्या कारण रहे 1857 की, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आते ही आर्थिक शोषण व राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। ये हमने देखा ही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटेन से आई थी, यूरोपीय कंपनी थी। इसने आते ही आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया भारतीयों का, और राजनीतिक हस्तक्षेप भी उन्होंने शुरू कर दिया था। उनकी हर नीति का उद्देश्य धन की प्राप्ति व साम्राज्य का विस्तार करना था। उनके इस कुलुषित उद्देश्य से भारतीयों में भय व असंतोष बढ़ता गया। भारतीयों का असंतोष भिन्न भिन्न भागों में विद्रोह के रूप में प्रकट हो रहे थे, जिसमें 1806 में वेल्लोर, 1824 में बैरकपुर, 1842 में फिरोजपुर रेजिडेंट का विद्रोह, 1849 में 7वीं बंगाल केवलरी का विद्रोह, 1855-56 में संतालों का विद्रोह इत्यादि। 1816 में बरेली में उपद्रव हुआ, 1831 से 33 कोल विद्रोह हुआ, 1848 में कांगड़ा विद्रोह हुआ और 1855-56 में संतालों का विद्रोह हुआ। ये सब विद्रोह राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से हुआ था। धीरे धीरे ये सुलगती हुई आग 1857 में धधक उठी और उसने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। अब बात करते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक शोषण करा अंग्रेजों ने। उनका मुख्य उद्देश्य ये था भारत से जितना धन वो लूट सके उन्होंने लूटा और साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, ये उनका उद्देश्य था। और धीरे धीरे जो है विद्रोह, सामाजिक असंतोष था, आर्थिक असंतोष था, लोगों में विद्रोह हुए। संताल विद्रोह हुआ 1855-56 में। ठीक है, तो विद्रोह धीरे धीरे बढ़ गए। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, क्योंकि एक बारूद पड़ा हुआ था, बस चिंगारी की आवश्यकता थी। सब लोग धधक रहे थे, लेकिन शुरुआत कौन करे, तो ये शुरुआत हुई 1857 की क्रांति की। सबसे पहले हुई मेरठ से। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में मेरठ में जो है वो करी थी मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत कर दी। सैनिक था मंगल पांडे, जाति से ब्राह्मण था, और उसने सबसे पहले शुरुआत कर दी। 2 अंग्रेज अधिकारियों को उसने गोलियों से उड़ा दिया, और वहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई। ठीक है, मेरठ से, उत्तर प्रदेश से। और राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई नसीराबाद से। ठीक है, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई नसीराबाद से। ठीक है, तो ये राजस्थान की बात है, ये भारत की बात है। भारत में सबसे पहले 1857 की क्रांति हुई मेरठ उत्तर प्रदेश से। मंगल पांडे नामक सैनिक ने विद्रोह की शुरुआत की, और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई नसीराबाद से। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रांति के कारण। देखिए स्टूडेंट, कोई भी क्रांति होती है या कोई भी युद्ध होता है तो कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। अब हम बहुत सारे कारण, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, बहुत सारे कारण होते हैं। तो यहाँ भी कारण थे। सबसे पहला राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण, नंबर 1 पे राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। तो पहला कारण था राजनीतिक एवं प्रशासनिक। ठीक है, अब इसके अंदर के हम पॉइंट हम देखें तो इसके हम देखते हैं। ये पॉइंट आपको जो है पेज नंबर 97 पे इसको एक बार रीडिंग मार लेना। पेज नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पेज नंबर 97। देखिए 1857 की क्रांति के कारण में राजनीतिक प्रशासनिक कारण, पेज नंबर 97 पे मैं पढ़ रहा हूँ, और ये आपको ध्यान से सुनना है। उसके बाद में पेज नंबर 97 पे जो ये पॉइंट्स हैं अलग अलग दिए हुए हैं, तो आप उसको एक साथ पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद में आप उसको, पहला कारण क्या रहा था, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, तो आप उसको डिटेल से लिख सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। देखो, अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार की नीति से भारतीय रियासतों पर प्रभावशाली नियंत्रण और इन्हें धीरे धीरे समाप्त करने की नीति ने लॉर्ड वेलेस्ली के अधीन सहायक संधि के रूप में एक निश्चित आकार ले लिया था। जैसे पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, और सहायक संधि के माध्यम से उन्होंने सबसे सहायक संधि कर ली, समझौता कर लिया। लेकिन अधिकांश राजनीतिक कारण लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में व्यपगत सिद्धांत से में ज्यादा जो कारण रहा था वो लॉर्ड डलहौजी का राज्य हड़प नीति थी। पिछली वीडियो में था, तो उसमें ज्यादा परेशान हुए शासक सभी। ठीक है, जिसमें झांसी, नागपुर, उदयपुर, सतारा, बघार, निजाम, मैसूर, मराठा आदि, और कुशासन का बहाना लेते हुए अवध का विलय जो अंग्रेजों के प्रति हमेशा वफादार रहा, अवध के सैनिकों में असंतोष तेज हो गया। सबसे पहले सैनिकों में असंतोष हुआ
अवध से। ठीक है, आगे अंग्रेजों ने कई भारतीय जमींदारों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया और इनकी भूमि को छीनकर उन्हें नाराज कर दिया। दूसरा प्रशासनिक राजनीतिक कारण, अंग्रेजों के साथ जो है अंग्रेजों ने जमींदारों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया और उनकी भूमि छीनना शुरू कर दी, तो अंग्रेज भी जमींदार भी क्या हो गए, नाराज हो गए। आगे देखते हैं, भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से इस कारण नाराज थे क्योंकि अंग्रेज मुगल बादशाह सम्राट बहादुर शाह जफर के प्रति अपमानजनक व्यवहार करते थे। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद बादशाह पद को समाप्त करने की लॉर्ड कैनिंग की घोषणा, एलन बेरा द्वारा बादशाह को भेंट देनी बंद करना, सिक्कों से बादशाह का नाम हटाना, डलहौजी द्वारा लाल किले को खाली कराने की बातों ने मुसलमानों में और अधिक रोष यानी गुस्सा उत्पन्न हो गया। मुसलमानों में भी गुस्सा उत्पन्न हो गया कि जो बहादुर शाह जफर उसके प्रति अंग्रेजों का व्यवहार ठीक नहीं था, और जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई तो बाद में बादशाह पद को समाप्त कर दिया गया, बादशाह का पद का बिल्कुल खत्म कर दिया गया, लाल किले को खाली कराने की बात चल रही थी, बादशाह पद को खत्म करने की बात चल रही थी। तो ऐसे कई कारण थे जिसकी वजह से भारतीय मुसलमानों में रोष उत्पन्न हो रहा था, यानी गुस्सा पैदा हो रहा था। आगे देखिए, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था से भारतीय संतुष्ट नहीं थे। अंग्रेजी न्याय व्यवस्था और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार एवं लूट खसोट ने भारतीयों में असंतोष बढ़ा दिया। ठीक है, इसके अलावा 1833 के चार्टर एक्ट में ये स्पष्ट उल्लेख था कि धर्म, जाति, रंग, वंश आदि के आधार पर सैनिक और असैनिक सभी सार्वजनिक सेवाओं में बिना भेदभाव नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन अंग्रेजों ने इस नीति का पालन नहीं किया। उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थे। तो ये थे राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण, जिसमें हम देखते हैं, एक तो इसके अंदर मुख्य बातें मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले जो कौन कौन हुए थे, डलहौजी की नीति, डलहौजी की नीति से भारतीय शासक असंतोष हुए। ठीक है, मुगल वंश से मुसलमान, भारतीय मुसलमान। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट आया, इससे भारतीय सैनिक। और फिर बचते हैं भूमि को लेकर कौन नाराज हुआ, वहाँ जमींदार। ये वर्ग हो गए। अब आपको समझने में आसानी रहेगी। अब आपको इसको बढ़ा चढ़ा के लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, उसके बाद में लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, सतारा, बिटूर, नागपुर, बघार, ठीक है, इसके अलावा निजाम, उदयपुर, मैसूर, मराठा, उसके बाद में अवध का विलय, तो ये सब नीतियों की वजह से भारतीय शासक नाराज हुए। दूसरा, मुगल वंश में बहादुर शाह के बारे में जैसा मैंने भी आपको बताया, बहादुर शाह, उससे संबंधित बातें, लाल किले की बातें, जिससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए। 1833 का चार्टर एक्ट, जिसमें कभी जाति, वंश, लिंग, भाषा आदि के आधार पर सैनिकों से भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन ऊंचे पदों पे केवल अंग्रेजों को बिठाया जाता था, तो भारतीय सैनिक भी नाराज थे। और भूमि सुधार कानून के नाम पर जमींदारों की भूमि जो है अंग्रेज अपने अधीन कर रहे थे, इसलिए ये भी नाराज हुए। ठीक है, तो ये बात हुई राजनीति के प्रशासनिक कारण की। दूसरा इसका कारण है वो है हमारा आर्थिक कारण। नंबर 2, आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण में देखिए, पढ़ लेते हैं आर्थिक कारण में क्या क्या था। भारत में अंग्रेजी शासन का मूल उद्देश्य भारत का शोषण था। इनके आर्थिक शोषण की नीतियों ने भारत में असंतोष की भावना पैदा करती। भारत में आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं थी, अंग्रेजों की शोषण की नीति से नष्ट हो गई। अंग्रेजों की भू राजस्व पद्धतियां भी कृषकों के शोषण का कारण बनी। ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व वसूल करना, तो भारतीयों की हालत, किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। आगे, भारत में निर्मित माल जो निर्यात किया जाता था उस पर बहुत अधिक निर्यात कर था, जबकि भारत के कच्चे माल पर कम निर्यात कर था। इंग्लैंड से जो माल भारत आता था उस पर बहुत न्यून आयात कर था। भारत से निर्यात किया जाने वाला माल जो था मलमल, सूती, रेशमी कपड़े, इस पर इंग्लैंड में 71% तक कर लिया जाता था। भारतीय कपड़े के मुकाबले जब अंग्रेजी कपड़े की मांग न बढ़ सकी तो अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ों का आयात ही बंद कर दिया। इस नीति का परिणाम यह हुआ कि भारत का कपड़ा उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो गया।
कपड़ा उद्योग भारत की पहचान रही है शुरू से विदेशों में भी, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी चालें चली कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, भारत के जो बुनकर थे, आपने 10th में पढ़ा होगा, बुनकर एक तो जो दरियाँ बनाते हैं, कालीन बनाते हैं, ठीक है, उनका उद्योग धंधे बिल्कुल बेचारों के चौपट हो गए। अब अंग्रेजों ने क्या कर लिया, यहाँ की कपास लेते सीधे इंग्लैंड भेज देते। अब कपास ही नहीं है तो भारतीय बुनकर बेचारे कहाँ से बनाते, तो सबसे ज़्यादा हालत खराब भारतीय कपड़ा उद्योग की हुई। आगे, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण भारतीय उद्योग जो अंग्रेजों के व्यापारिक नीति से पहले जर्जर थे, मशीनों से सज्जित अंग्रेजों के उद्योगों का सामना नहीं कर सके। परिणाम ये हुआ कि हस्तकला उद्योग नष्ट हो गए, कारीगर बेरोजगार हो गए, कई बस्तियां और नगर उजड़ गए। ठीक है, कंपनी के समय भारतीय धन का लगातार निष्कासन हुआ, यहाँ से पैसा गया बाहर से कुछ नहीं आया और वो इंग्लैंड पहुंचा, जिससे अंग्रेज और अमीर हो गए, भारतीय निर्धन यानी गरीब से गरीब हो गए। इस प्रकार अंग्रेजों की विनाशकारी औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारत में अंग्रेजों के प्रति गहरा असंतोष था। तो ये था हमारा दूसरा आर्थिक कारण। आर्थिक का मतलब स्टूडेंट पैसा, ठीक है, और व्यापार वाणिज्य, पैसा, धन संपत्ति, कृषि, ये सब आर्थिक क्षेत्र में आ जाते हैं। तो आर्थिक क्षेत्र की बात करी, ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व वसूल करा, ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व पद्धतियाँ अपनाई, तो किसान बेचारे गरीब से और ज़्यादा गरीब हो गए। फिर भारतीय कपड़ा उद्योग की बारी आई तो उन्होंने कपास डायरेक्ट लेना चालू कर दिया, यहाँ से आयात बंद कर दिया, वहाँ से इंग्लैंड से ज़्यादा माल मंगाने लगे, यहाँ का माल यहीं की स्टॉप कर दिया। अगर भारत से कोई माल वहाँ जाता तो उस पर 71% टैक्स देना होता था, और वहाँ से अगर कोई माल यहाँ आता तो बहुत कम 1% 2% उनको टैक्स देना होता था। तो वहाँ का माल यहाँ फ्री में वो खपा रहे थे और यहाँ का माल बाहर नहीं जा पा रहा था, यहीं का यही। इसलिए भारतीय जो कारीगर थे, हस्तकला से जुड़े हुए, शिल्प कला से जुड़े हुए, जो करघे से जुड़े हुए, जो सूती वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए, वो कारीगर बेरोजगार हो गए, वो बुनकर बेरोजगार हो गए और उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अंग्रेज जो है और ज़्यादा अमीर से अमीर होते चले गए और भारतीय जो यहाँ की आम जनता, जिसे हम तृतीय श्रेणी मानते हैं, किसान, मजदूर, जो भी छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, उनसे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो उनका जीना दुभर हो गया, उनका आर्थिक शोषण बहुत ज़्यादा हुआ, उनकी हालत खराब हो गई। बड़े बड़े शहर जो कि सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र माने जाते थे, वो उजड़ गए, उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। ठीक है, इसके बाद में हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा है हमारा सामाजिक कारण। सामाजिक, समाज से रिलेटेड, तो सामाजिक कारण भी होते ही हैं। 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं हम, तो अब हम देखते हैं सामाजिक कारण के बारे में। सामाजिक कारण क्या रहा? समाज से रिलेटेड हर चीज़, हर व्यक्ति समाज से रिलेटेड होता है और समाज से ही वो जुड़ा हुआ होता है। समाज में जो भी चीज़ें होती है वो उसको देखती है। ठीक है, अंग्रेज जातिगत भावना से प्रेरित थे और भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। भारतीयों के प्रति उनका व्यवहार अपमानजनक था। रेलवे की प्रथम श्रेणी में भारतीयों के लिए यात्रा वर्जित थी। वे अंग्रेजों के साथ किसी भी प्रकार के सामाजिक उत्सवों में भाग नहीं ले सकते थे। यूरोपीय व्यवसाय द्वारा संचालित होटल और क्लब, उसमें भारतीयों का प्रवेश वर्जित था। और उस समय ये कहा जाता था, लिखा हुआ होता था, उनके अंग्रेजों द्वारा, जो अंग्रेज लोग होते थे, खुद की होटलें होती थी, वहाँ अंग्रेजों का ही प्रवेश था। बाहर लिखा होता था कुत्तों एवं भारतीयों का प्रवेश वर्जित है, यानी यहाँ पे कुत्ते भी नहीं आ सकते, भारतीय भी नहीं आ सकते, उनका प्रवेश वर्जित है, यानी मना है। ये बहुत अपमानजनक बात थी। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेजों की मनोवृत्ति का अनुमान आगरा के एक मजिस्ट्रेट के आदेश से लगाया जा सकता है, जिसमें उसने कहा कि प्रत्येक भारतीय को, चाहे उसका पद कुछ भी हो, इस बात के लिए विवश किया जाना चाहिए कि वह सड़क पर चलने वाले हर अंग्रेज को सलाम करे। यदि भारतीय घोड़े पर या गाड़ी में सवार हो तो उसे नीचे उतरकर तब तक खड़े रहना चाहिए जब तक कि अंग्रेज वहाँ से निकल न जाए। एक मजिस्ट्रेट के आदेश थे ये। कितनी बड़ी विडंबना, देखिए आप, हमारा ही घर, हमारा ही भारत, बाहर से आके हम पे राज कर रहे हैं। आगे क्या तालीम दे रहे हैं, क्या सिद्धांत निकाल रहे हैं कि कोई अंग्रेज वहाँ से गुजर रहा था उसको सलाम करो, और अगर कोई घोड़े पे जा रहा है भारतीय, कोई गाड़ी में सवार होकर जा रहा है तो नीचे उतरो, जब तक वो अंग्रेज वहाँ से आगे नहीं चले जाए तब तक नीचे रोड पे खड़े रहो हाथ जोड़कर। ठीक है, ये बेबसी, ये दुर्दशा थी हमारी।
पाश्चात्य शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। उनकी शिक्षा नीति का उद्देश्य शासन के लिए लिपिक प्राप्त करना, काले अंग्रेज तैयार करना था। स्थानीय लोगों में गुलामी की मानसिकता तैयार करने के लिए इतिहास का अपने अनुकूल लेखन करवाया। आर्य आक्रमण, मूल निवासी, आर्य, द्रविड़ जैसे भेद खड़े किए। इन बातों से भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध तीव्र असंतोष था। एक कारण था, वो ये भी था, ठीक है। सामाजिक कारण हमने पढ़े कि समाज में भारतीयों के साथ कैसा, होटलों में प्रवेश वर्जित, क्लबों में प्रवेश वर्जित, रेलवे के प्रथम श्रेणी में प्रवेश वर्जित। इसके अलावा आगरा के मजिस्ट्रेट की बात अभी आपको मैंने बताई थी कि उसमें भी ये था कि साहब जब तक अंग्रेज नहीं जाए तब तक आप उनको ऐसे जैसे कोई भगवान जा रहे हो, जैसे कोई ईश्वर जा रहे हो, ठीक है। तो ये हमारी उस समय दुर्दशा हुई थी। अब आप और हम एक कल्पना कर सकते हैं कि क्या उस समय क्या कंडीशन, क्या स्थिति हमारी भारतीयों की थी और किस प्रकार जो अंग्रेज अन्याय पर अन्याय करते चले जा रहे थे। तो पाप का घड़ा एक दिन भरना ही था, ठीक है, और वो भरा। थोड़ा सा कहा जाता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, थोड़ा सा लेट भरा, टाइम लगा, बहुत सारे को बलिदान देना पड़ा। बहुत सारे भारतीय जो बेचारे निर्दोष भारतीय मारे गए और बहुत सारे भारतीय जो अंग्रेजों से लोहा लेते हुए मारे गए। तो वो आज भी भारत उनको नमन करता है, जिनकी वजह से आज हम जो है स्वतंत्र है और इस खुली हवा में हम सांस ले पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद में आगे हम देखते हैं इसका 1857 की क्रांति के 3 कारण आज हमने पढ़े, राजनीतिक एवं प्रशासनिक। पहला कारण है हमारा, दूसरा है आर्थिक कारण और तीसरा है सामाजिक कारण, ठीक है। इसके बाद में एक और ले लेते हैं, चौथा धार्मिक कारण। नंबर 4 यहां लिख देता हूं। धार्मिक कारण में देखिए, हिंदू उत्तराधिकारी नियमानुसार कोई भी मतांतरण करने पर पैतृक संपत्ति से वंचित हो जाता था, जिसमें अंग्रेजों द्वारा पैतृक संपत्ति संबंधी कानून बनाया गया, जिसमें अब ईसाई बनने पर वह पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं होता था। इस तरह हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बनने वालों को अंग्रेजों ने प्रोत्साहित किया। धर्म परिवर्तन का भी उन्होंने नया सिद्धांत चालू कर दिया कि पैतृक संपत्ति से वह आपको वंचित नहीं करेंगे, पिता की संपत्ति से, अगर आप ईसाई बन जाते हो तो, और अगर आप हिंदू हो तो आपको पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। ईसाई मिशनरियों द्वारा आर्थिक प्रलोभन व अन्य उपायों से मतांतरण का नियोजन अभियान किया गया। इन्हें राजकीय सहायता मिलती थी। जो व्यक्ति ईसाई मत को स्वीकार कर लेता था उसे अनेक सुविधाओं के साथ राजकीय सेवा का अवसर मिलता था। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने मतों को खतरे में अनुभव करने लगे। अपने धर्म को लेकर उनको खतरा महसूस होने लगा। ईसाई पादरियों ने 1813 के अधिनियम द्वारा भारत में मजहबी प्रचार की स्वीकृति मिल गई। इन्होंने मत प्रचार के उद्देश्य से न केवल विद्यार्थियों की स्थापना की, विद्यालयों की स्थापना की, वर्ण सेना में भी नियुक्ति होने लगी। छावनियों में ईसाई साहित्य का वितरण होने लगा। भारत में मंदिरों मस्जिदों की संपत्ति अब तक कर मुक्त रही थी, लेकिन इन पर भी अंग्रेजों द्वारा कर लगा दिया गया। कंपनी के निदेशक मंडल के प्रधान मैगलीज ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि गॉड ने हिंदुस्तान के विशाल साम्राज्य को इंग्लैंड को इसलिए सौंपा है ताकि ईसाई धर्म का झंडा हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक सफलतापूर्वक लहराता रहे। इसी घटनाओं से भारतीयों में शंका व्याप्त हो गई कि अंग्रेज उनके धर्म और उनकी संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो ये चौथा कारण था, जो था यहाँ लिखा हुआ है आपका धार्मिक कारण। धर्म के नाम पर धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और वो धर्म ग्रहण करने पर उनको ये छूट दी जा रही थी कि आपको कोई कर नहीं लगाया जाएगा, आपको राजकीय सेवा, सरकारी नौकरी दी जाएगी, आपको मकान बना के दिया जाएगा। तो ये बात तो धीरे धीरे बहुत सारे हिंदू मुसलमान जो थे अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन रहे थे, ठीक है। तो हिंदू धर्म के और मुस्लिम धर्म के जो बड़े आका थे उनको ये लगने लग गया था कि ये अब हमारे जो है हमारे धर्म को इससे खतरा महसूस हो रहा है, ठीक है। तो ये चारों कारण पेज नंबर 97 और दूसरा 98 है। हमने 4 पॉइंट पढ़े आज। राजनीतिक प्रशासनिक कारण, दूसरा हमारा आर्थिक कारण, तीसरा धार्मिक कारण और चौथा सामाजिक कारण, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये और है कारण है, अभी हमारे सैनिक कारण और तत्कालिक कारण है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, ओके, ठीक है। तो ये पॉइंट आप उसमें नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का मैं आपको बता दूंगा। तो जनवरी में हमारा लगभग शायद ये पूरा हो जाना चाहिए 1857 की क्रांति। तो हो सकता है कि फरवरी में नेक्स्ट चैप्टर आ जाए, एक चैप्टर और बाकी है और एक बार फिर रिवाइज स्टार्ट हो जाएगा।